दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 18 जुलाई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे सीरिया के बाद इसराइल इराक पर कर सकता है हमला, ईरान से भेजा गया पैगाम। ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर का दावा, हमारी मिसाइलों से डरकर इसराइल सीज़फायर को हुआ मजबूर। गजा में बेघर लोगों के खेमों पर इसराइल ने किया हमला, औरतों और बच्चों समेत कई लोग शहीद। गजा में मरीज जख्मों से नहीं भूख से मर रहे हैं। खाली पेट के चलते जख्मों से नहीं लड़ पा रहे लोगों के जिस्म। सीरिया के स्वेदा में सीज़फायर हुआ फेल, ड्रूज मिलिशिया और इसराइल दोनों कर रहे हमला। तुर्की के सदर एर्दोआन ने इसराइल को बताया बेलगाम, बेहिस और लालची दहशतगर्द मुल्क। कहा सीरिया के टुकड़े नहीं होने देंगे। और अमेरिका ने दी सफाई, कहा इसराइल के सीरिया पर हमलों को हमारा सपोर्ट नहीं, लेकिन दिखाया दोगला रवैया, नहीं की हमलों की मजम्मत। चलिए करते हैं शो की शुरुआत एक सवाल के साथ। क्या सीरिया के बाद अब इराक इसराइली निशाने पर है? क्या ईरान ने इस खदशे को लेकर इराक को अलर्ट किया है? खबर यही है। द न्यू अरब की खबर के मुताबिक ईरान की कुद्स फोर्स के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने हाल ही में बगदाद का एक छोटा लेकिन अहम दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने इराकी हुक्काम, सियासी रहनुमा और ईरान से जुड़े हथियारबंद ग्रुप्स के लीडर से मुलाकात की। द न्यू अरब की रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल कानी ने इस दौरे में इराक पर इसराइली हमलों के खतरनाक इशारे दिए। उनका साफ कहना था कि इसराइल बहुत जल्द इराक में मौजूद ईरान के हामी कैंप्स, दफ्तरों और शख्सियतों को टारगेट कर सकता है। कानी ने बगदाद को अलर्ट करते हुए, यानी इराक की हुकूमत को अलर्ट करते हुए कहा कि इसराइल की प्लानिंग बहुत आगे बढ़ चुकी है और इराकी रियासत के अंदर भी इसराइल दखल दे सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि इराक को चाहिए कि अपने इदारों की सिक्योरिटी मजबूत करे और अंदरूनी कमज़ोरी को फ़ौरन दूर करे। इस अहम मीटिंग में कानी के साथ थे नासिर अख्तर, जो इस्लामिक रेडियोज़ एंड टेलीविज़न यूनियन के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं। ये यूनियन ईरान का मीडिया नेटवर्क है जो पूरे मिडिल ईस्ट में एक्टिव है। बढ़ते आगे, ईरानी मिसाइलों से डरकर इसराइल सीज़फायर करने को मजबूर हुआ था। ये दावा है ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर का। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इसराइली हुकूमत ईरानी मिसाइल हमलों की असरदार ताकत की वजह से जंग रोकने पर मजबूर हुई थी। सैयद इस्माइल खतीब नाम है इन मिनिस्टर का। इन्होंने कहा कि जैसे हमारी फ़ौजों की असरदार मिसाइलों ने इसराइल को जंग रोकने पर मजबूर किया, वैसे ही हमारी तमाम खुफिया और सिक्योरिटी एजेंसियां भी प्रेशर बना रही हैं आगे के हालात के लिए। हाल ही में आपने देखा होगा कि इसराइली हुकूमत को खुद अपने अंदर हो रही खुफिया सेंधमारी के जवाब में वजाहत देनी पड़ी थी। तो यहाँ काम इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री कर रही है। फिलहाल इन मिनिस्टर साहब ने कहा कि दुश्मनों ने ईरान के निज़ाम को गिराने की बहुत साजिशें रची, उसके बावजूद 12 दिन की जंग में हमने मुल्क के अंदर मुकम्मल अमन देखा है। अब गजा से जुड़ी कुछ अहम अपडेट्स। गजा में रोज़ का कत्लेआम जारी है। इसराइली हमलों में कल सुबह से अब तक 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अभी ये फाइनल नंबर नहीं है। इसराइल ने कल गजा के इकलौते कैथोलिक चर्च पर हमला किया था, जिसमें 3 लोग मारे गए थे और 10 जख्मी हुए। इस हमले की दुनिया भर में मजम्मत हो रही है, यूरोप से लेकर अमेरिका तक, हर जगह ये मामला अब बड़ा बनता जा रहा है। और इसराइल के लिए गले की हड्डी भी नेतन्याहू ने माफ़ी भी मांगी है। बेघर लोगों के टेंट पर हमला, औरतें बच्चे भी नहीं बचे। गजा के जनूबी हिस्से में बेघर फ़लस्तीनियों के टेंट पर क़यामत टूट पड़ी। इसराइल ने ऐसा ताकतवर हमला किया कि 5 लोग एक साथ शहीद हो गए। इनमें 3 औरतें, एक बच्चा शामिल थे। एक और अपडेट ये है कि इसराइल के साबिक पीएम ओलमर्ट ने ह्यूमैनिटेरियन कैंप को बेकार कहा है, वो कैंप जो इसराइल बना रहा है। साबिक इसराइली प्राइम मिनिस्टर यानी पूर्व प्राइम मिनिस्टर एहुद ओलमर्ट ने कहा है कि गजा में इसराइल का ह्यूमैनिटेरियन कैंप वाला आइडिया ना तो काबिल अमल है और ना ही असरदार है। ओलमर्ट ने यह भी कहा कि जुल्म है, लेकिन कंसंट्रेशन कैंप या नस्ल कुशी नहीं है। अब यहाँ तो इसराइल का भी एजेंडा उन्हें आगे बढ़ाना है, मुखालफत एक मुखालिफ पार्टी की नाते अलग कर दी। खैर, आगे बढ़ते हैं। कोलंबिया के बागोटा शहर में द हेग ग्रुप की कॉन्फ्रेंस में शामिल 12 मुल्कों ने इसराइल के खिलाफ इमीडिएट एक्शन का ऐलान किया है। मकसद है गजा में हो रही नस्ल कुशी को रोकना। इन सभी ने एक सुर में कहा कि जब तक फ़लस्तीन आज़ाद नहीं, कोई आज़ाद नहीं। द हेग ग्रुप को इस साल ग्लोबल साउथ के कई मुल्कों ने मिलकर बनाया था ताकि इसराइल को इंटरनेशनल कानून के तहत कटघरे में लाया जा सके।
सोचिए छोटे छोटे अनजान से मुल्क फ़लस्तीन के लिए क्या क्या कर रहे हैं। हम आप तारीफ़ों, गालियों और मजम्मत में अटके। बढ़ते हैं आगे। खैर, ब्रिटेन के एक सर्जन ने गजा से पूरी दुनिया को झकझोर देने वाला पैगाम भेजा है। सुनिएगा गौर से, दिल से सुनिएगा। उस सर्जन ने कहा है कि मरीज जख्मों से नहीं, भूख से मर रहे हैं। गजा के खान यूनिस में नासिर अस्पताल है। यहाँ तैनात हैं एक ब्रिटिश सर्जन जिनका नाम है प्रोफेसर निक मेनॉर्ड। और उन्होंने कहा है कि इसराइली नाकाबंदी ने गजा में ऐसा कहर बरपाया कि मरीजों के जख्म भर ही नहीं पा रहे, क्योंकि जख्मों से लड़ने के लिए उनके पेट में रोटी नहीं है। दवा अपना काम करती है, रोटी अपना काम करती है। कुपोषण यानी मेलन्यूट्रिशन ने हालात इस कदर ख़राब कर दिए हैं कि मामूली जख्म भी जानलेवा बन चुके हैं। उस सर्जन ने बताया कि अस्पताल में काम करने वाले जो मेडिकल स्टाफ पिछले साल 70 किलो के थे, अब वो भी 40 किलो पर आ गए, यानी खाना रोटी उन्हें भी नहीं मिल रहा। तो आम लोगों का क्या हाल होगा। और बच्चे ऐसी कमज़ोरी का शिकार हैं कि उनके जिस्म जख्मों से नहीं, भूख से हार मान रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, मैंने अपनी आँखों से मरीज़ों को मरते देखा है, क्योंकि उन्हें इतना भी खाना नहीं मिल पा रहा था कि उनका जिस्म अपने ज़ख्मों को भर सके या ज़ख्मों से लड़ सके। ये सब रोका जा सकता था, ये इलाज किया जा सकता था, लेकिन इसराइल ने भूख को हथियार बना दिया है। गजा अब सिर्फ बमबारी का नहीं, भूख का मरकज़ बन चुका है और दुनिया अब भी खामोश है, लिख रही है। किसी को गालियाँ, किसी को तारीफ। हम गजा से जुड़े हुए नहीं हैं, हम किसी और से जुड़े हुए हैं। क्या हम गजा से जुड़े हुए हैं? बढ़ते आगे। सीरिया में सीज़फायर सिर्फ कागज़ पर है। ड्रूज़ मिलिशिया भी हमले कर रही है और इसराइल भी बाज नहीं आ रहा। सीरिया के प्रेसिडेंट के दफ्तर ने साफ तौर पर इल्ज़ाम लगाया है कि स्वेदा में मौजूद ड्रूज़ लड़ाके सीज़फायर की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कल जो सीज़फायर नाफिज किया था उसकी धज्जियां उड़ रहे हैं। सरकारी फ़ौजें जब पीछे हटीं तो सोचा गया था कि शायद अमन कायम हो जाएगा, मगर हुआ उसका उल्टा। अहमद अल-शरा के दफ्तर का कहना है कि ड्रूज़ मिलिशिया ने आम लोगों पर ऐसे खौफनाक हमले किए जो किसी भी सुलह या मुआहदे की शर्तों के बिल्कुल खिलाफ हैं। ये ड्रूज़ को हथियार कौन दे रहा है? ये लगातार गोली क्यों चला रहे हैं? ज़रा सोचिएगा। सीरिया के सदर के दफ्तर से आए बयान में कहा गया कि इन हमलों से न सिर्फ सिविल अमन को ख़तरा बना है, बल्कि पूरे इलाके को कोहराम और तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। साथ ही इसराइल को भी आड़े हाथों लेते हुए सीरियाई सदर ने कहा, इसराइल की सीरिया के अंदरूनी मामलों में खुली दखल अंदाजी हालात को और ज़्यादा बिगाड़ रही है और पूरे रीजन को तबाही के गड्ढे में धकेल रही है। यानी सीज़फायर अब न ड्रूज़ मान रहे हैं, न इसराइल, और सीरिया लगातार सुलग रहा है। ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। सीरिया पर हो रहे हमलों को लेकर रजब तय्यप एर्दोगन ने इसराइल को बहुत सख्त लफ्ज़ों से निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि इसराइल एक बेलगाम, बेहिस, बिगड़ी हुई और लालची दहशतगर्द रियासत है। तुर्की के सदर रजब तय्यप एर्दोगन ने दो टूक कहा कि मैं फिर से साफ और सीधा कहना चाहता हूँ, इसराइल बेकायदा, बदतमीज़, बेअसर, बिगड़ा हुआ, लाड़ प्यार में पला और लालची दहशतगर्द मुल्क है। एर्दोगन ने आगाह किया, इस वक्त हमारे रीजन की सबसे बड़ी परेशानी है इसराइल की जंगजू हरकतें। अगर इस दरिंदे को फ़ौरन ना रोका गया, ये एर्दोगन के लफ्ज़ हैं, अगर इस दरिंदे को फ़ौरन ना रोका गया तो ये पहले हमारे इलाके को और फिर पूरी दुनिया को आग में झोंक देगा। उन्होंने कहा कि तुर्की हरगिज़ ये नहीं होने देगा कि सीरिया के टुकड़े हों या उसकी तहजीबी बुनियाद और सरहदी यकजहती को नुकसान पहुँचे। सीरिया के जुनूब में ड्रूज़ अक़लियत यानी ड्रूज़ माइनॉरिटी का गढ़ माने जाने वाला सुवेदा इलाका इतवार से ही दोस्तों भारी कबायली और फ़िरका वाराना लड़ाई की चपेट में है, जहां ड्रूज़ लड़ाकों की झड़पें सुन्नी बदोइन कबीलों और फ़ौज और उसके हामियों से हो रही हैं। इस खूनी झगड़ों में अब तक दर्जनों अफराद मारे जा चुके हैं और इसराइल ड्रूज़ का मुहाफ़िज़ बनने का ढोंग करके सीरिया पर हवाई हमले कर रहा है। ड्रूज़ का जुग्राफिया ये कहता है कि वो इसराइल में भी रहते हैं, सीरिया में भी रहते हैं, लेबनान में भी आई थिंक बसते हैं। अब ज़रा अमेरिका का बयान सुनिए। सीरिया पर इसराइली हमलों से अमेरिका ने नाखुश होने का दावा करते हुए कहा है कि इन हमलों को हमारा कोई सपोर्ट हासिल नहीं था। अमेरिका ने जुमेरात की रात को सफाई देते हुए कहा कि वो अपने करीबी साथी इसराइल के सीरिया पर हालिया हमलों के हक़ में नहीं है। बताओ, ये बयान उस दिन आया है जब अमेरिका ने लड़ाई रोकने के लिए एक समझौता कराने में अहम किरदार निभाया था।
امریکہ کے فارن ڈپارٹمنٹ کی ترجمان ٹیمی بروس نے کہا کہ امریکہ نے حالیہ اسرائیلی حملوں کا سپورٹ نہیں کیا۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ اس وقت اسرائیل اور سیریا دونوں ملکوں سے ٹاپ لیول پر ڈپلومیٹک بات چیت کر رہا ہے تاکہ موجودہ ٹینشن کو سلجھایا جا سکے اور دونوں خود مختار ریاستوں کے بیچ کوئی ٹکاؤ حل بھی نکلے۔ حالانکہ جب ان ترجمان سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ نے اسرائیل سے ناراضگی ظاہر کی یا آنے والے دنوں میں سیریا پر ایسے حملوں کی مخالفت کرے گا امریکہ، تو انہوں نے کوئی صاف جواب نہیں دیا۔ ظاہر ہے اسرائیل چاہے جتنے بھی غنڈہ گردی اور قتل و غارت مچا لے، امریکہ اف تک نہیں کہے گا۔ اسی کو کہتے ہیں ظلم اور ظالم کو دیکھنے کے دو چشمے رکھنا، یعنی دوہرا رویہ۔ صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا تھا، کیا پڑی تھی تمہیں کہ تم نے صدام پر حملہ کیا؟ آپ بولے تھے یہ کویت کی خود مختاری کا سوال ہے، کویت ہمارا دوست ہے۔ آپ تو سیریا سے بھی دوستی کر رہے ہیں، احمد الشرا سے ملاقات کی ڈونلڈ ٹرمپ آپ نے۔ سیریا دوست نہیں ہے، صرف اسرائیل دوست ہے؟ نہیں، صدام دشمن تھا، اور اسرائیل جیسے دوست کے لیے تو آپ کچھ بھی کریں گے۔ یہ سب تو عرب آپ کو پیسہ دے رہے ہیں، آپ کی نظر میں کوئی عزت نہیں رکھتے ہیں، انہیں بھی معلوم ہے، ان سے تو بس پیسہ دونا ہے۔ اصلی واسطہ اور رشتہ تو اسرائیل سے ہے۔ اسرائیل کچھ کر لے امریکہ نہیں بولے گا، اس کا اپوز نہ کرنا ہی سپورٹ ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔